कहानी अभय की जुबानी। मेरा भाई अभय मरने से पहले बताता है अंजलि से उसे एक बेटा हुआ है, उसे ढूंढो। मैं उसकी इकलौती औलाद को अपने पास रखना चाहता था। जब मुझे पता चला कि उसके बेटे को उसकी मासी पामेला बड़ा कर रही है, मैं उससे मिलने गया। राजवीर को देखते ही समझ गया था वो मेरे भाई का बेटा है। फिर भी डीएनए टेस्ट करवाया था, लेकिन मैं पामेला की खूबसूरती में खो गया। बच्चे की कस्टडी के लिए उससे कोर्ट में लड़ने की जगह पर मैंने उससे शादी का प्रपोज किया। मैं उसे पाना चाहता हूँ। आज पूर्णिमा की रात वो मेरे पास थी। मैंने उसका गाउन उतारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे नई दुल्हन की तरह गोद में उठा लिया और अपने बेड की तरह चलने लगा। बोला, एक बात याद रखना मिसेस चौधरी, वापस आने का और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता था मैं और 5 सेकंड देरी करूं तो मेरी पत्नी दोबारा सोचना शुरू कर देगी और मैं किसी भी हाल में यह अनुमति नहीं दे सकता। जब हम इतनी दूर तक पहुंच चुके हैं, मैंने उसे बिस्तर मखमली चादर में सुला दिया। अब मैं उसे देखने लगा। खासकर उसके सीने में मेरी नजर पड़ी। मेरे अंदर जो उसे इस तरह से देखने की चाहत थी, जो मैं उसे अपने ख्यालों में हर रात देखता था, वह मेरे सामने था और मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा था। मुझे महसूस होने लगा कि मैं और कड़क हो रहा हूँ और अपनी बॉक्सर और पैजामे की दीवार अब बाधा बनने लगी थी। अब सिर्फ मैं और वह रह गए थे। कोई चिंता, कोई शर्मो हया का नामो निशान न था। उसने मेरी आंखों में देखा, जिन आंखों में उसे पाने की हवस साफ नजर आ रही थी। उसका शरीर टाइट होता जा रहा था। चाहत से भरी मेरी आवाज निकली, तुम एक देखने योग्य दृश्य हो मिसेस चौधरी। कहानी पामेला की जुबानी। उसने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। तभी मेरी नजर उसके मजबूत सीने पर पड़ी। उसके चौड़ी छाती कितनी मजबूत है और आज पहली बार मैं उसके मसल्स को फील कर रही थी। दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का जिसे मैं आज तक देखा है। हालांकि मैं ज्यादा मर्दों को तो नहीं देखा है, पर मुझे लगता है प्लेनेट में सबसे हैंडसम होगा। मेरा दिल इतना तेजी से धड़क रहा था जैसे लग रहा था मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को तैयार है। मैं अपने हाथों से उसके गर्दन के पीछे में पकड़ लिया। उसके नग्न जिस्म का एहसास मैंने कभी न सोचा था ऐसा महसूस करूंगी। उसके हाथ मेरे नरम नरम में थे और मेरे जिस्म को चूम रहा था। मैं अपनी सिसकियों को रोक नहीं पा रही थी। उसके मुंह मेरे जिस्म का स्वाद लेने और उसके साथ छेड़छाड़ करने नहीं छोड़ रहे थे। आखिरकार मैं भीख मांगना शुरू कर दी। प्लीज। जय मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखें इच्छाओं से पूरा गहरा हो गया था। मुझसे नजरें न हटाकर उसने अपनी उंगलियां हिलाता हुआ वह रहस्यमय जगह ढूंढ निकाला। मेरे सर पर खून चढ़ गया। आसपास की सारी चीजें धुंधली होने लगी। न ही मैं स्थिर रह सकी, न ही मैं अपनी सिसकियों को रोक सकी। और फिर अचानक धमाका हुआ। मैं चिल्ला उठी। जब मेरी बॉडी किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई, मुझे लगा मैं मर गई। एहसास परम आनंद का था। जब मैं फिर से इस दुनिया में वापस आई, मैंने अपने आप को अपने पति के बिस्तर में पाया और मुझे एहसास हुआ वो मेरी गर्दन को चूम रहा है। उसने कहा, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। वह फिर से काम में लग गया और आखिरकार वह समय आया। मैंने उसे बुरा भला बोलते हुए सुना। धत तरीकी। मैंने अपनी आंखें खोलकर पूछा, क्या? मेरे पास यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसने कहा। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, मैं इस विला में कभी औरत को लेकर नहीं आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत औरतों से रिश्ता है, पर मेरे पास इस वक्त प्रोटेक्शन नहीं है। उफ, मेरा तो किस्मत ही खराब है। वह अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। अब मुझसे रुका नहीं गया। मैं हंसने लगी। बिलियनियर बिजनेसमैन जय चौधरी, जो हर काम के लिए इतना श्योर रहता है, वह आज हार गया है और कितना दयनीय लग रहा है। उसने पूछा, इसमें मजेदार क्या है मिसेस चौधरी? मैंने अपने हाथ उसके बालों में धंसाकर कहा, मैं अभी सेफ पीरियड जोन में हूँ, तो मुझे लगता है तुम एक बार ऐसा कर सकते हो बिना प्रोटेक्शन के। उसकी चमकदार आंखें मुझसे मिली। कहा, तुम श्योर हो बहू? इस बात को मैं पूरा कर पाती उससे पहले ही वह मुझ में समा गया, लेकिन तब तक मेरे मुंह से जोर से चीख निकली। कहानी जय की जुबानी। मेरे पत्नी के मुंह से जोर से चीख निकली जैसे कि वह दर्द में हो। वह इतनी छोटी और टाइट थी और मुझे सुपरमैन बनना पड़ा, लेकिन मुझे धक्का देने लगी। मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वह दर्द से छटपटा रही थी। मैंने धीरे से कहा, पामेला शांत हो जाओ, मुझ पर विश्वास करो। और धीरे धीरे दर्द सुख में बदलता चला गया और आखिरकार मेरी बॉडी टाइट हुई और मेरे मुंह से आवाज निकलने लगी। वह मुस्कुराकर मेरा नाम ली, जय। ऐसा लगा जैसे मुझे न्योता दे रही हो
और मैं दूसरे राउंड के बारे में सोचने लगा। मैं अपनी नाक उसकी नाक में रगड़ते हुए कहा, तुम बहुत कमाल की हो। इतना कहकर उठ गया और अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। मुझे उसका स्पर्श फिर से चाहिए था। मुझे जरूरत महसूस होने लगी। मेरी पत्नी मेरे सामने लेटी हुई थी, जो मेरे हर एक स्पर्श का, हर एक हरकतों का जवाब दे रही थी, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे देखा, मेरी इच्छाएं वहीं के वहीं थम गई और मैंने अपनी भौं ऊंचा किया। हमारे कमरे की हल्की रोशनी में मुझे चादर पर कुछ गहरे दाग नजर आए। मैंने अपना माथा सिकुड़ा। क्या यह खून है? मैंने टेबल लैंप जलाकर दोबारा से देखा और वह दाग सच में खून था। पामेला उठने की कोशिश की। कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मैंने पूछा। उसने अपने पैर को हल्का सा हिलाया, फिर मेरी ओर देखकर कहा, हल्का सा। अब मैं यह सवाल पूछा, क्या तुम इत्तेफाक से वर्जिन हो? कहानी पामेला की जुबानी। उसके मुंह से यह सब निकले, क्या तुम इत्तेफाक से वर्जिन हो? मेरी आंखें झुक गई, मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं इस सवाल का एकदम ही उम्मीद नहीं की थी। जब मैं नीचे देखा तो खून के धब्बे मुझे नजर आए और मेरा गाल खून जैसा गाढ़ा हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी ओर कॉन्फिडेंट के साथ देखते हुए सोचा, क्या वर्जिन होना खराब है या शर्मनाक है? मैंने कहा, हाँ, हर लिहाजे से मैं वर्जिन थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, जब हमें एग्रीमेंट के बारे में बातचीत की थी तब यही तय हुआ था ना कि हम एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी खूबसूरत पत्नी को छूना नहीं चाहूंगा? मुझे चिढ़ाता हुआ उसने कहा। मैं और ज्यादा ब्लश करने लगी। मैंने जब एग्रीमेंट याद किया तो मुझे लगा यह सही कह रहा है और उसे पूरे अधिकार है। जब एग्रीमेंट तय हुआ था तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे लगा था ऐसा कुछ नहीं होगा। तो तुम क्या सोचते हो मिस्टर चौधरी? मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाती? हाय, मैं पामेला मुखर्जी हूँ, अभी 21 साल की हूँ, पर अभी भी वर्जिन हूँ। मैंने उसका मजाक बनाते हुए मुस्कान के साथ कहा और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब यह सुनकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हंसते हंसते मैंने उससे हाथ मिलाया और उसे अपने करीब खींच लिया और वह मेरे सीने से टकराया। तुम मुझे हमेशा अचरज में डाल देती हो मिसेस चौधरी। कहानी जय की जुबानी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सेक्सी छोटी सी पत्नी, जो मेरी हर स्पर्श पर रिएक्ट कर रही थी, वह वर्जिन है। मैं 29 साल में आज पहली बार किसी वर्जिन लड़की के साथ, मुझे नहीं मालूम था वह इतनी कमाल की होगी। और अब मुझे समझ में आया कि वह क्यों चीख रही थी। मेरे सीने में खुशियों के बुलबुले बनने लगे और मेरा ईगो सातवें आसमान पर था। मैं ही उसका पहला प्यार हूँ, मैं ही वह पहला इंसान हूँ जिसने उसे ऐसा महसूस कराया। मैं उसे दोबारा से किस करके फिर से सब कुछ शुरू करना चाहता था, पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह अभी अभी अपनी मासूमियत खोई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे मैं कितना भी दूसरा राउंड चाहूँ, तुम्हारे शरीर को आराम की जरूरत है। मैं बिस्तर से उठता हुआ कहा, मैं पहले वॉशरूम यूज करूंगा। तुम अभी इतने कड़क हो, दर्द हो रहा है क्या? उसने पूछा। मैं रास्ते में ही रुक गया और उसकी ओर घुमा। उसकी मखमली नरम शरीर, रेशमी बाल, नर्म और सूजे हुए होंठ और एक आश्चर्य चमक जो कि उसकी आंखों में थी। मैं उसे दोबारा छूना चाहता था। इस सोच में मेरा शरीर और मजबूत हो गया। मत, मैं अपनी उंगलियां उसकी ओर दिखाते हुए कहा, उकसाओ मुझे। उसने हंसते हुए विरोध किया। मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं उसकी ओर घूमकर फिर से बिस्तर के पास आ गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो मेरी इस हरकत से बिल्कुल चकित और शॉक्ड हो गई। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। तब तक मैं बाथरूम का दरवाजा खोला, क्योंकि मैं ही तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार हूँ। कैसा रहेगा तुम्हें और कुछ चीज सिखाऊं जिससे मजा आए? उसे ध्यान से नीचे उतारते हुए पूछा। उसने मुस्कुराहट को छुपाते हुए पूछा, क्या चीज? साथ में नहाना। मैंने कहा। खुद पर काबू न खो बैठूं इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहा कर बाहर आया। मैंने देखा वो खिड़की के सामने खड़ी बाहर कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा, क्या देखकर मुस्कुरा रही हो? उसने पूछा। तुमने देखा क्या? मैंने पूछा। क्या? उसने जवाब दिया, आज पूर्णिमा की रात है। और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे याद आया 2 रात पहले मैंने उसे कहा था कि पूर्णिमा की रात में मैं नंगा नाचता हूँ। यहाँ तक कि उसे इस काम के लिए न्योता दिया था। मैंने कहा,
उस वक्त मुझे जरा भी पता नहीं था कि सच में मैं पूर्णिमा की रात में तुम्हें पा लूंगा। और यह बात सुनकर हम दोनों हंसने लगे। अब सो जाओ मिसेस चौधरी, उसने कहा। मुझे नहीं मालूम था मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा जब मैं इतना हंसूंगी और इतनी नई चीजों का अनुभव करूंगी। मैंने कहा मैं भी, लेकिन अभी सो जाओ क्योंकि चांदनी किरणें जो तुम्हारी त्वचा में गिर रही है वह मुझे दोबारा उकसा रही है कि मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ। उसने कहा मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे शरीर को आराम की जरूरत है। गुड नाइट। तब तक मैंने देखा उसकी सांसें धीमी हो गई थी और वह सो गई थी। मुस्कुराता हुआ मैं भी सो गया। कहानी पामेला की जुबानी। अगले दिन हम मॉल में शॉपिंग के लिए आए थे। मैंने अपने लिए और राजवीर के लिए कपड़े खरीद रही थी और उधर जय अपने क्षेत्र में था। तभी एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में आई। पामेला, मेरा नाम लेकर पुकारा। जैसे ही मेरी आंखें आईने में उससे मिला, मेरा चेहरा पीला पड़ गया। वह सुमित्रा चौधरी थी, सासू माँ। वहाँ से निकलकर सीधे दौड़कर वॉशरूम जाने वाली थी कि तभी उसने मुझे रोका। कहा मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है। मैंने कहा मुझे किसी बारे में बात नहीं करनी कहकर मैं जल्दी से निकलने गई। क्या तब भी जब यह तुम्हारे राजवीर के बारे में है? उसने पूछा। अगर राजवीर के बारे में है तो कुछ भी बात नहीं करना चाहती, मैंने उसे सुनाया। बस मेरी बात एक बार सुन लो, मैं तुम्हें उससे दूर नहीं करूंगी, बस तुम मेरी बात सुनो, उसने कहा। मैं उसकी ओर मुड़ी। कहा ठीक है बताइए क्या बात है। कल राजवीर का जन्मदिन है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ खुश रहता है और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखती हो। मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अवाक होकर उसे देख रही थी। क्या यह वही औरत है जिसने एक बार मुझे धमकी दिया था कि राजवीर को मुझसे छीन लेगी? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था यह बुरी औरत उसकी कस्टडी के लेने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया है। मैं उसे तुमसे नहीं छीनूंगी, उसने आगे जारी रखा। बस मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे अभय का बेटा है और मैं उसकी दादी हूँ, तो मुझे कम से कम इतना तो अधिकार होना चाहिए। मैंने देखा वह काफी मीठी आवाज में बात कर रही थी। कहा प्लीज पामेला, मैं भी उसे खुश देखना चाहती हूँ, बस मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। जब मैं कुछ नहीं कहा तो उसने कहा अगर तुम्हारा विचार बदल जाए तो कल शाम 7 बजे मेरे विला में आ जाना। राजवीर के लिए छोटी बर्थडे पार्टी अरेंज की है, सिर्फ मैं और अभय के पापा होंगे। तुम्हारे पति को मेरे विला का पता मालूम है, हमें इंतजार करेंगे। राजवीर को लेकर आना प्लीज। मैंने यह गौर किया कि सुमित्रा अपने बेटे जय का नाम लेने से ऐसे कतरा रही थी जैसे कि वह कोई खतरनाक बीमारी हो। मैंने कहा मैं सोच कर देखूंगी, कहकर मैं वहाँ से जल्दी निकल गई। जब मैं वापस जय से मिली, मेरी हालत देखकर उसने कहा तुम ठीक तो हो ना? काफी फीकी लग रही हो। मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, तुम भी थक गए होगे, चलो जल्दी से निकलते हैं। मैं वापस कार में बस सुमित्रा की बातों को सोचने लगी। अगर मैं राजवीर को लेकर वहां जाती हूँ, जय को भी मौका मिलेगा अपने पापा के साथ वक्त गुजारने का। मुझे सोचकर हैरानी हो रही थी, उसके पापा होने के बावजूद भी वह अनाथ की तरह क्यों जीता है? क्यों अपने बचपन की बात कुछ नहीं बताता? जब उसका अपना परिवार है तो उसे दूसरा मौका क्यों नहीं दिया जाए? रात को हम दोनों सोफे में बैठकर चांद को देख रहे थे और वह मुझसे छेड़खानी कर रहा था। हम दोनों मजे ले रहे थे। मैंने कहा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कहा कौन रखा है, जो कहना है कहो। मैंने एक गहरी सांस ली। समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे कहूँ। उसके दोनों हाथों को मैंने अपने सीने पर रखा और उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा मैं आज सुमित्रा से मॉल में मिली थी। जैसे ही मेरे मुंह से यह वाक्य निकले, एक पल के लिए जय की सांस रुक गई। वह अपनी जगह पर बिल्कुल जम गया, उसका शरीर बिल्कुल टाइट हो गया। जो प्यार पिछले कुछ घंटे से मुझे उसकी आंखों में नजर आ रहा था वह गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कोई खूबसूरत सा सपना टूटकर चकनाचूर हो गया हो। ऐसा लगा वह किसी दरवाजे में अपनी सारी भावनाएं बंद करके रख दिया। और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती की उस औरत का नाम लेकर। मुझे समझ नहीं आ रहा था जो इंसान अभी इतना रोमांटिक लग रहा था एक झटके में कैसे बदल सकता है। डर के मारे मैंने उसका नाम लिया जय। मैं नहीं चाहती थी यह गलत दिशा में घूमे। मेरी बात सुनकर वह फिर से मेरी दुनिया में वापस आया। पूछा क्या? उसने तुम्हें क्या कहा?
तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की। अब भी वह मेरे कमर को काफी मजबूती के साथ पकड़ रखा था। नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसका उल्टा। उसने कहा कि हम राजवीर को अपने पास रख सकते हैं। उसने कहा वह बूढ़ी हो चुकी है और राजवीर अभी जैसा है वैसा ही खुश है, इसलिए वो उसकी कस्टडी के लिए अब नहीं लड़ना चाहती। मैं उसे जल्दी से जवाब दिया कि उसका मूड फिर से ठीक हो सके, पर मुझे महसूस हुआ वह उस बूढ़ी औरत के इरादों पर अब भी संदेह कर रहा है। कहानी जय की जुबानी। उसके बाजू को पकड़कर मैंने कहा चलो सोने चलते हैं। मुझे अचानक से ठंड लग रही थी। सालों बीत चुके हैं, फिर भी मेरा अतीत मुझे डराने क्यों आ जाता है, इस बात की बहुत हैरानी होती है। पामेला में मुझे मेरी जिंदगी में ऊष्मा और रोशनी की किरण दिख रही है। अब मैं उसे पकड़कर किसी तरीके से लटका हुआ हूँ ताकि ब्लैक होल मुझे निगल ना सके। उसने हमें राजवीर के बर्थडे पार्टी में बुलाया है, जो कि बस एक घर का फंक्शन है। वह अपने होठों को दबाकर बोली, जैसे कि अंडे के छिलके के ऊपर खड़ी हो। वह मेरी आंखों में देखकर शांत रहने की कोशिश कर रही थी। और तुम्हारे लिए भी न्योता है, हम एक परिवार हैं। परिवार शब्द सुनकर ऐसा लगा मेरे गले में कुछ अटक गया हो, जिसे मैं निगल नहीं पा रहा हूँ। बहुत मुश्किलों के साथ मेरे मुंह से निकला हाँ, जैसे कि यह शब्द बहुत भारी है मेरे मुंह के लिए। उसने कहा हम तीनों इनवाइटेड हैं, अगर तुम ना कहोगे तो हम नहीं जाएंगे। मैंने पूछा क्या तुम जाना चाहती हो? यह सुनकर उसने अपनी आंखें ही झुका ली और कुछ सोच में पड़ गई। फिर काफी देर बाद कहा मुझे नहीं पता, जो कि उसकी ईमानदारी से दिया हुआ जवाब था। बस ऐसा लग रहा था वह उदास है, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी है और बूढ़े लोग बच्चों से काफी प्रेम करते हैं। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो राजवीर को देखकर बेहद खुश होते। सुमित्रा राजवीर की दादी है और मैं यह खुशी का मौका उससे छीन नहीं सकती। मैंने उसके गाल में हाथ रखा, उसका चेहरा अपने करीब लाया, पूछा और खुशी का मौका? और उसने अपना सर हाँ में हिलाया। एक गहरी सांस लेकर मैंने एक छोटी सी मुस्कान देकर कहा तुम पहली बार मुझसे कोई चीज मांग रही हो तो मैं ना नहीं कर सकता। बिल्कुल अविश्वास के साथ मुझसे पूछा क्या हम कल उनके घर जा सकते हैं? हाँ कहकर मैंने उसे अपने करीब खींच लिया और दोनों कंबल के नीचे आ गए। मैंने कहा पामेला। हाँ बोलो। मैंने पूछा क्या तुम सुमित्रा पर विश्वास करती हो? जिससे उसने अपना माथा सिकोड़ लिया। मुझे पता नहीं है, मैं उसे इतने अच्छे से नहीं जानती, तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि मैं उस पर विश्वास करूं या नहीं। और हमारी पहली मुलाकात भी अच्छी नहीं रही, कहकर वो घबराहट के साथ हंसी। पर मुझे लगता है सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैंने पूछा दूसरा मौका? उसने तंद्रा के साथ कहा हाँ दूसरा मौका। पर तुमने क्यों पूछा? मैंने कहा कुछ नहीं, अब तुम सो जाओ। कहानी पामेला की जुबानी। हम तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे और बॉस्टन के बिजी सड़कों में हमारी गाड़ी दौड़ने लगी थी। जय अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, खिड़की से बाहर देख रहा था और मैं उसकी तरफ देखकर अपने आप से 9वीं बार सवाल पूछ रही थी क्या मैंने सही किया? वह बहुत ही अपसेट और खोया हुआ सा लगने लगा जब मैं उसके सामने यह बात उठाई। यहाँ तक कि सुबह को वह जल्दी से निकलकर चला गया था और मुझे सुबह की किस भी नहीं मिली। सोचकर मैं मुस्कुराने लगी और यह सोचने लगी कैसे जय के चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊं। वह मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? अगर ऐसा होता तो वह सुमित्रा के पास जाने को तैयार न होता, यह काम से सही समय पर वापस ही नहीं आता और न ही डिनर के लिए वह तैयार होता। पर इतना चुपचाप क्यों है वह? न ही मुझे चिढ़ा रहा है न ही मुस्कुरा रहा है। मैं उसकी मुस्कुराहट और हंसी को मिस कर रही हूँ। मैंने उसका ध्यान खींचते हुए कहा जय। वो बाहर देखते देखते ही पूछा हाँ बोलो क्या? मैंने तुम्हें उस लड़के के बारे में बताया जो मेरे पड़ोस में रहता था? मैंने पूछा। अब उसका ध्यान मेरी ओर आया। वह अपनी एक भौं ऊंची करके पूछा एक लड़का? मुझे ऐसा लगा लड़के का नाम सुनते ही उसे जलन हो रही है और उससे मेरी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ तुम्हें पता है उसने एक बार क्या किया था? मैंने पूछा। उसने बीच में टोका क्या किया था? मुझे बोलने दो। उसने मेरा टेडी बियर एक बार चोरी कर लिया था। मैंने कहा। उसने पूछा तुम्हारा टेडी बियर? हाँ, वह मेरी दीदी की तरफ से मेरे लिए पहला तोहफा था और वह मेरा इतना पसंदीदा था कि मैं उसे अपने साथ लेकर सोती थी। उसने पूछा तुमने क्या किया?
फिर मैंने कुटिल मुस्कान देते हुए कहा, मैंने मामला को सुलझाया था। उसके पेट में कुछ घूंसे मारे थे और वह हर जगह पर जहां मैं मार सकती थी। उसके बाद अपना टेडी बियर लेकर दौड़ के भाग आई थी क्योंकि वह वापस करने से इनकार कर दिया था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और राजवीर को अपनी गोद में लेकर कहा, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तुम रोते हुए अपने मम्मी पापा के पास जाओगी और लड़के की शिकायत करोगी। मैंने कहा, मैं जितनी किताबी कीड़ा लगती हूँ उतनी हूँ नहीं। अपनी चीज़ों के मामले में बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं तुम्हें यह इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हें याद रखना, अगर तुम्हें कभी किसी ने कुछ कहा या तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मुझे कहना, मैं उससे निपट लूँगी। अब उससे रुका नहीं गया, जोर जोर से हंसने लगा और उसकी यह हंसी मेरे कानों में म्यूजिक की तरह लगी। आखिरकार उसे ऐसे देखकर मैं रिलैक्स हुई। वह देखकर वह टेंशन मुक्त हो गया। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों से पकड़ा और मेरे हाथों की उंगलियों को चूमता हुआ मेरे कानों में फुसफुसाया, क्या तुम मेरी ओर पॉजिटिव हो रही हो मिसेस चौधरी? क्या मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो? मुझे लगता है मुझे यह बहुत पसंद आया स्वीट हार्ट। और यह सुनते ही मेरा गाल लाल हो गया और मैं हमेशा ऐसा ही रहना चाहती थी जब तक उसके घर का दरवाजे तक नहीं आ गई। मुझे एहसास हुआ वो फिर से टेंशन में आ गया। मेरे हाथों को और मजबूती से पकड़ लिया। उसको शांत करने के लिए मैं उसकी ओर देखी। वह मेरी तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान दी ताकि मुझे घबराहट ना हो। मैंने दरवाजा खटखटाया और सुमित्रा ने दरवाजा खोला। कहानी जय की जुबानी। मेरे सामने सुमित्रा खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया पर मेरा बच्चा जाने से इनकार कर दिया और मुझे कसकर पकड़ लिया। एक पल के लिए मुझे बहुत गर्व और खुशी महसूस हुई। इस वजह से इस छोटे से लड़के ने मुझे चुना। जैसे बच्चा मेरे साथ सुरक्षित महसूस करना चाहता है, वैसे मुझे एक दूसरा मौका मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का, मेरे जिंदा रहने का दूसरा मौका जो राजवीर और पमेला के रूप में मेरी जिंदगी में आया था। वह दोनों मेरी छोटी सी सुरक्षित दुनिया है जहाँ मुझे उससे सब कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे अंदर से आवाज निकली, फिर भी मैं अपने राज उनके सामने दबा कर रखा हूँ। मैं अपने दांतों में दांत रगड़कर उन ख्यालों को अपने से दूर करने की कोशिश करने लगा। मैं दोबारा से वह नहीं बनना चाहता था जो मैं था। कहानी पामेला की जुबानी। मैंने सास से कहा, माफ कीजिएगा, उसे अनजान लोगों के पास जाने से डर लगता है। जैसे ही वो आपको पहचान जाएगा वह आपके पास आएगा। उसने कहा, ओह अच्छा। फिर कहा, रवि, और पीछे से किसी को आवाज देते हुए कहा, देखो कौन आया है डियर। बूढ़ा आदमी सुमित्रा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, यह मेरा पति रवि है। काफी हद तक वह जय जैसे दिख रहे थे। हम घर के अंदर आ चुके थे। बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया था पर जय के अंदर कुछ बदल गया था। मैंने गौर फरमाया कि किस तरह से यह बूढ़े दंपति जय की उपस्थिति को ठीक से स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनकी जितनी भी बातें थी वह अभय और राजवीर के बारे में थी। जय मेरे सामने बैठा हुआ था और डिनर में जो उसके सामने मिल रहा था उसे अपने मुंह में ठूस रहा था। पता नहीं बिना उल्टी के इतना सब कुछ कैसे संभाल रहा था। और मैंने ध्यान दिया किस तरह से उसका रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। मेरे यहाँ आने का मकसद यही था कि बाप बेटे में बातचीत हो। उनके बीच में कुछ खास बातें नहीं हुई, बस उन्होंने एक दूसरे को देखकर बस अपना सिर हिलाया था, एक दूसरे को बिल्कुल अनदेखा कर दिया था। जब से घर के अंदर आए हैं, क्या यह जय के साथ हमेशा ऐसा होता है? क्या उसके साथ अजनबियों जैसा बर्ताव किया जाता है और कोई उसकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते? मुझे उसके लिए बहुत दुख पहुंचा था और सुनीता की बातें याद आने लगी थी। उसने कहा था कि कोई भी जय की परवाह नहीं करता। सौतेली माँ का तो समझ में आता है, फिर उसके अपने पिता उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बस भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ कि यह डिनर जल्दी से खत्म हो जाए, हम अपने घर वापस जा सके, हमारा स्वर्ग जहाँ जय नॉर्मल रह सके, अपना चहचहाता हुआ चेहरा दिखा सके, अपने दिल पिघलने वाली मुस्कान दे सके। डिनर के बाद सास ने मुझे मेरे काम के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा, मैं ट्रांसलेटर का जॉब करती हूँ और यह छोटा है इसलिए मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। उसके बाद सास ने कहा, मैं राजवीर के कपड़े बदलवा देती हूँ। मैं मना करने लगी लेकिन उसने कहा, मुझे आदत है। मैंने यह सब कुछ अभय के लिए किया था और वो जैसे ही राजवीर को लेकर जाने लगी पर राजवीर रोने लगा। इससे पहले कि मैं उठती मैंने देखा जय अपनी जगह से उठकर उसके पास गया। मुझे दीजिए कहकर जय अपनी सौतेली माँ से उसकी ओर हाथ बढ़ाया पर उसने देने से इनकार कर दिया। नहीं जय, मैं इससे मैनेज कर
लूँगी, यह मेरा नाती है। मैंने ध्यान दिया वो राजवीर को मेरा नाती कह रही थी, चाहे वह उस अपने नाती को लेकर कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना हो, पर फिलहाल मुझे बच्चे की रोने की फिक्र थी। तुरंत उठकर उसके पास गई ताकि वह बच्चे को लेकर चली ना जाए। मैंने कहा, यह आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मुझे दे दीजिए। पर सुमित्रा बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी और बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। जय की आंखों में देखा, उसकी आंखों में एक छोटा सा तूफान आने को तैयार था। अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। राजवीर छटपटाता हुआ मेरी ओर देखा, कहा माँ कहकर रोने लगा। उसने कहा, सुमित्रा बच्चा पामेला को दे दो, अगर यह चुप नहीं हुआ तो उसकी सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन जय, उसने कहा। अब जय चिल्लाकर कहा, सुमित्रा बच्चे को पामेला को वापस करो। आखिरकार सुमित्रा ने हार मान लिया। मैंने कहा, जय तुम अपना डिनर पूरा करो, ऐसे भी मेरा पेट भर गया है और मैं राजवीर को नींद आ रही है तो मैं बाग में उसे लेकर टहलने जा रही हूँ। मुझे अब घर का माहौल ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल गई। उसके सर अपने कंधे में रखकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगी और जय उन कपल के साथ अकेला रह गया था। कहानी जय की जुबानी। मेरा और यहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा था। मेरा मूड तो शुरू से ही खराब था। उन दोनों को कहा, आप डिनर करें, मैं बाहर जा रहा हूँ पामेला और राजवीर के पास बाग में टहलने। इससे पहले कि मैं वहाँ से निकल पाता, सुमित्रा की आवाज आई, मैं जानती हूँ जय तुम क्या करना चाहते हो, पर तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। यह घर मेरे बुरे सपनों का हिस्सा है। मुझे अभी याद है जब मैं छोटा सा बच्चा था, इस घर के किसी कोने में बैठा रहता था और इस परिवार को खोने के लिए रोता रहता था जो कभी था ही नहीं। पर अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, तो अब मैं किसी को नहीं खो सकता। तो मैं घूमकर उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे राजवीर की कस्टडी नहीं लेने देना चाहते। मैं उससे पूछा, पर तुम तो उसकी कस्टडी छोड़ना चाहती हो ना? पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि सुमित्रा कोई चीज़ इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, खासकर जो उसका है। उसने कहा, राजवीर अभय का बेटा है। अगर तुम सोच रहे हो कि उसे मुझसे छीन लोगे तो तुम गलत हो। मैं ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा हूँ। अभय ने अपनी आखिरी शब्दों में कहा था, उसके बेटे का ध्यान रखना, और मैं वही कर रहा हूँ। उसने कहा, वह तुम्हें उसे ढूंढने के लिए कहा था, उसे बड़ा करने के लिए नहीं। अब तुम बहुत बूढ़ी हो चुकी हो सुमित्रा, इसलिए एक ब्रेक लो, क्योंकि तुम उसे बड़ा नहीं कर पाओगी। वह तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो जय। यह मेरा नाती है, एक दिन मुझे जरूर पसंद करेगा। और हाँ, वह पामेला को भी पसंद करता है, तो पामेला भी मेरे साथ रह सकती है। उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे। और रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम उन दोनों के लायक ही नहीं हो, कहकर उसने एक कुटिल मुस्कान दी। तो मैं उनके लायक हूँ या नहीं, तुम फैसला करोगी? मैंने गुस्से से कहा, तुम होती कौन हो फैसला लेने वाली? ओह कम ऑन जय, क्या तुम भूल गए तुम्हारी माँ की मौत की वजह क्या थी? यह सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई, क्योंकि मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। इसलिए पामेला और राजवीर को तुम्हारे साथ रखना बेहद खतरनाक है। मैंने कहा, मैं तुम्हें वह नहीं दूंगा सुमित्रा जो मेरा है। दोस्तों, जय की जिंदगी में क्या राज छुपा है और उसके साथ रहकर पामेला और राजवीर क्या खतरे में पड़ सकते हैं? क्या सुमित्रा पामेला के मन में शक भर देगी और पामेला किसे चुनेगी? क्या इनकी ज़रूरतें मोहब्बत का रूप ले पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने और इसके सारे पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।